काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट कर दिया था, जिसका फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड मोमेंटम के टर्म्स में फॉर्मूला है पी स्क्वायर बाई 2m। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं, और इस थ्योरम का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये स्कूल में पढ़ चुके तुम लोग। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू change in kinetic energy. This is W, this is change in kinetic। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये थ्योरम है, जहां पे कोई फॉर्मूला काम नहीं करता वहां पे भी ये सभी जगह एप्लीकेबल। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। एक बॉडी पे जितना वर्क डन होगा टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, इस फॉर्मूले का यूज करके हम प्रॉब्लम को किस तरह से बनाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 1। तो पहले हम एक सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। ये सरफेस है और ये एक बॉडी है। हमने बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड। जो सरफेस है वो रफ है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4। तो सरफेस रफ है और हॉरिजॉन्टल है, तो ये बॉडी जो है कहीं पे जाकर स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा या नहीं रुकेगा? सरफेस रफ है, हमने बॉडी को वेलोसिटी दिया, तो ये क्या बॉडी कहीं पे जाके रुक जाएगा, स्टॉप करेगा या नहीं करेगा? तो हमें बताना है कितने डिस्टेंस के बाद वो स्टॉप कर जाएगा। ए बॉडी इज गिवन initial velocity of 20 meter per second on rough horizontal surface। न्यू का वैल्यू गिवन है 0.4। फाइंड डिस्टेंस आफ्टर विच इट स्टॉप। आफ्टर विच इट स्टॉप। कितने डिस्टेंस के बाद जो है बॉडी स्टॉप कर जाएगा। अब देखो, इस प्रॉब्लम को हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी बनाएंगे और एक उस मेथड से भी बनाएंगे जो हमने पहले पर रखा है, लॉ ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन में। तो पहले हम बनाएंगे लॉ ऑफ मोशन वाले मेथड से, जिसमें कि हम फ्रिक्शन का यूज करेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखो। पहले हम उस मेथड से करेंगे लॉ ऑफ मोशन से फ्रिक्शन का यूज करके। तो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और जब बॉडी बॉडी स्टॉप कर गया तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना कितना डिस्टेंस होगा, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। यदि मैं एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड कर लूं और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो हमारा क्या एस का वैल्यू मिल जाएगा। यदि पहले हम एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड कर ले और इस फॉर्मूले में पुट कर दे यू, वी और ए, तो हमें एस का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमारा पर्पस है कि एक्सेलरेशन फाइंड करना। अब एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? तो एक फोर्स नीचे की तरफ, इसका वेट होगा mg। एक फोर्स
अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा नॉर्मल, और एक फोर्स पीछे की तरफ होगा फ्रिक्शन। यही 3 फोर्स है। और बॉडी मूव कर रहा है टुवार्ड्स राइट, तो हम राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। अब देखो, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू हो गया mg, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, ये हो गया म्यू mg। ठीक है। अब बॉडी मूव कर रहा है टुवार्ड्स राइट, तो मैंने एक्सेलरेशन टुवार्ड्स राइट लिया ताकि हम इस फॉर्मूले का यूज कर पाए। यदि हम एक्सेलरेशन पीछे लेंगे तो यहाँ पे -2s लगाना पड़ेगा, लेकिन फोर्स पीछे लग रहा है, तो जो हमारा फॉर्मूला है ना यहाँ पे, फोर्स इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसमें फोर्स का वैल्यू नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि वो पीछे लग रहा है। तो माइनस म्यू mg इजकल टू ma, एम एम कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू क्या हो गया, -μg। अब वैल्यू पुट कर दो, म्यू का वैल्यू 0.4, जी का वैल्यू 10, तो ये हो गया -4। अब सारे वैल्यू पुट कर दो इस फॉर्मूले में, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हें। तो फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 20, ए का वैल्यू है -4 इंटू एस, ये हो जाएगा 8 इंटू एस इजकल टू 400। तो यहां से हमें एस का वैल्यू मिल जाएगा 50 मीटर। बोलो क्लियर है ये? तो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फ्रिक्शन का यूज करके यहां पे हमने फाइंड किया, पहले एक्सेलरेशन फाइंड किया, फिर हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है। अब हम दूसरे मेथड से करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से, जो हमने यहाँ पे भी पढ़ा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन ऑन द बॉडी इजकल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम इस मेथड से बनाएंगे इस प्रॉब्लम को। सेकेंड मेथड, वर्क एनर्जी थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करें। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे देखो, बॉडी पे 3 फोर्स एक्ट कर रहा है, एक है वेट mg, दूसरा है नॉर्मल, तीसरा है फ्रिक्शन, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, टुवार्ड्स राइट, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो जो mg है तुम्हारा वेट, क्या उसका वर्क डन 0 होगा? क्योंकि जो mg फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में? जो mg फोर्स है वेट, वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, क्योंकि mg है वर्टिकल डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। उसी तरह से नॉर्मल का भी वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल भी वर्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, तो नॉर्मल का वर्क डन भी 0। और फ्रिक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, फ्रिक्शन है लेफ्ट की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है राइट डायरेक्शन में, तो वर्क डन जो है सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स का होगा। तो अपोजिट होता है तो -fs होता है, तो माइनस फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल स्पीड 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, माइनस इनिशियल हाफ mu², माइनस फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल हो जाएगा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, माइनस हाफ mu²। अब हम यहाँ पे माइनस भी कट कर देते हैं, एम भी कैंसिल कर देते हैं। अब हमें वैल्यू मिल जाएगा, सारे वैल्यू पुट कर दो, म्यू का वैल्यू 0.4, जी का वैल्यू 10 इंटू एस इजकल टू हाफ, यू का वैल्यू 20 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू एस, ये हो जाएगा 200, तो एस का वैल्यू आ जाएगा 50 मीटर।
तो हमने इस प्रॉब्लम को दोनों ही मेथड से कर लिया। ठीक है ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, इस समझ में आ गया तो आगे करें हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। यहां पे देखो, जो यहाँ पे दो तरह का सरफेस है, एक कर्व सरफेस है, दूसरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है। जो कर्व सरफेस है वो स्मूथ है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो रफ है, और फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 मीटर। बॉडी को हमने 20 मीटर हाइट से रिलीज कर दिया, यहां से इसे ड्रॉप कर दिया, तो ये भी हॉरिजॉन्टल सरफेस रफ है, तो कहीं पे जाके स्टॉप कर जाएगा। तो तुम्हें बताना है कि कितने डिस्टेंस पे स्टॉप करेगा। ए बॉडी इज रिलीज्ड from top of smooth curved surface at height 20 meter. Where will it stop on horizontal rough surface? जो कर्व सरफेस है वो स्मूथ है, और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो रफ है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.4। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस रफ है, तो कहीं ना कहीं जाके वो स्टॉप कर जाएगा। तो हमें बताना है कितने डिस्टेंस पे स्टॉप करेगा। अब देखो, इस प्रॉब्लम में जो कर्व सरफेस है इसके लिए कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। कर्व सरफेस के लिए कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे देखो, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s हमने अप्लाई कर दिया था, लेकिन ये सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए अप्लाई होता है यहाँ पे। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्ट्रेट लाइन होता है पाथ। यहाँ पे ये कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस के लिए कोई भी फॉर्मूला तुम्हारे पास नहीं। तो इसे हम बनाएंगे सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम से बना सकते हैं, या फिर आगे हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ स्मूथ सरफेस पे काम करता है, वो रफ सरफेस पे काम नहीं करता। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम सभी जगह काम करेगा। तो कैसे बनाएंगे देखो, जो इनिशियल पोजीशन है उसका नाम हम दे देते हैं ए। ठीक है। कर्व सरफेस जहां पे एंड हुआ उसका नाम दिया हमने बी, और बॉडी जहां पे स्टॉप कर गया, यहां पे बॉडी स्टॉप कर गया, इसका नाम हमने दिया सी। ए से स्टार्ट किया सी तक, ए पे हमने ड्रॉप किया है, रिलीज किया है, ए पे हमने बॉडी को रिलीज किया है,
तो ए पे बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, 0। और सी पे भी वेलोसिटी क्या है, 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0। क्या ये बात समझ में आया, क्या ये बात समझ में आया, बताओ। तो हम जब वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन हम ए से बी के लिए निकालेंगे कर्व सरफेस के लिए, फिर बी से सी के लिए निकालेंगे, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी 0, इनिशियल भी 0 होगा। इनिशियली हमने रिलीज किया है तो इनिशियल स्पीड 0 है, और फाइनली वो स्टॉप कर गया तो फाइनल भी 0 है, तो 0 माइनस 0 हो गया। अब हमें निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन हम पहले ए से बी के लिए करेंगे और बी से सी के लिए। अब जब बॉडी ए से बी मूव कर रहा है, यहां पे जरा ध्यान से देखो, जब बॉडी ए से बी मूव कर रहा है कर्व सरफेस पे, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है उसका वेट mg, और एक फोर्स कर रहा है नॉर्मल। ये स्मूथ सरफेस तो यहाँ है इसलिए यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे समझो कि जो नॉर्मल फोर्स है उसका वर्क डन 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा सरफेस के लॉन्ग होगा और नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल फोर्स का वर्क डन हो जाएगा 0। और mg का वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो mg का डायरेक्शन है डाउनवर्ड, और जब बॉडी ए से बी मूव किया तो बॉडी डाउनवर्ड कितना मूव किया बता सकते हो, जब ए से बी मूव किया तो mg का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी कितना मूव किया, 20 मीटर। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि वर्क डन निकालने के लिए फोर्स लो और डिस्प्लेसमेंट लो फोर्स के डायरेक्शन में, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो mg जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है, तो जब बॉडी ए से बी मूव किया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना मूव किया, 20 मीटर। तो हमारा ए से बी के लिए वर्क डन हो जाएगा mg इंटू 20 मीटर। क्या ये बात समझ में आया। और बी से सी के लिए देखोगे तो क्या होगा, तो बी से सी के लिए बॉडी पे कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, बी से सी के लिए बॉडी पे फोर्स एक एक्ट कर रहा है mg, एक फोर्स कर रहा है नॉर्मल, और एक फोर्स पीछे कर रहा है फ्रिक्शन। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, टुवार्ड्स राइट हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे mg का वर्क डन 0 हो जाएगा, नॉर्मल का भी वर्क डन 0 हो जाएगा, और फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस में आ जाएगा क्योंकि अपोजिट है। तो हमारा ये हो जाएगा वर्क डन माइनस फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया 0। ये हो गया mg इंटू 20 माइनस फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू इंटू एन, नॉर्मल का वैल्यू mg इंटू एस इजकल टू 0। ये हो गया mg इंटू 20 इजकल टू म्यू mg इंटू एस। यहाँ पे mg कैंसिल, mg कैंसिल, अब वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। 20 इजकल टू म्यू का वैल्यू है 0.4 इंटू एस, तो एस का वैल्यू हो गया 20 डिवाइड बाई 0.4, तो आंसर आ गया हमारा 50 में। बोलो क्लियर है ये। तो यहाँ पे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का बनाया, इसके यूज करके इस प्रॉब्लम को बनाया। ए से बी के लिए कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते यदि ए बी, क्योंकि ये सरफेस कर्व सरफेस है बात। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3। A body of mass
6 kg is moving with a speed v is equal to 3t square, where t is time in second. Find work done on body between time 2 seconds and 5 seconds. बॉडी का मास गिवन है, स्पीड का इक्वेशन गिवन है. बॉडी का मास गिवन है 6 kg और स्पीड का इक्वेशन गिवन है 3t स्क्वायर. हमें फाइंड करना है वर्क डन का वैल्यू क्या हो, और टाइम गिवन है, इनिशियल एंड फाइनल टाइम गिवन है. इनिशियल टाइम है 2 सेकेंड और फाइनल टाइम है 5 सेकेंड. 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड के बीच फाइंड करना है वर्क डन क्या हो. क्या तुम इनिशियल स्पीड फाइंड कर सकते हो? जब तुम टाइम का वैल्यू 2 पुट करोगे तो तुम्हें स्पीड का वैल्यू मिल जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12. अब जब टाइम का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा फाइनल स्पीड, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा 75 हो जाएगा ये. अब जब V1 पुट करोगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा हाफ इंटू एम V1 स्क्वायर. ये वैल्यू कैलकुलेट करो क्या आएगा. फिर K2 फाइंड कर लो, हाफ एम V2 स्क्वायर. उसके बाद वर्क डन हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अलग अलग कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा हाफ, मास का वैल्यू 6 और स्पीड हमारा 12 का स्क्वायर आया, ये हो जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू 75 का स्क्वायर. तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो फाइनल है 3 इंटू 75 का स्क्वायर, इनिशियल है 3 इंटू 12 का स्क्वायर. 3 कॉमन ले लो, 75 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5625. 12 का स्क्वायर 144. इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर जूल में आता है. ठीक है. समझ में आ गया ना. हमने इनिशियल टाइम पुट किया तो इनिशियल स्पीड मिला, स्पीड का वैल्यू पुट किया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिल गया. फाइनल टाइम पुट किया तो फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड का वैल्यू पुट किया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो वर्क डन हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, डन. अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है.
कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बताओ तुम जानते हो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? यहां आप एग्जाम्पल से देखो, मैं बता रहा हूं। ये हाइट h है, ये थीटा है, ये s है। एक बॉडी है जिसका मास है m। इस पॉइंट का नाम a, इस पॉइंट का नाम b, इस पॉइंट का नाम c। इस बॉडी को हम a से लाएंगे c, दो पाथ से लाएंगे। एक बार हम a से डायरेक्ट उसको c तक लाएंगे, दूसरी बार बॉडी को पहले हम a से ले जाएंगे b और फिर b से ले जाएंगे c। बॉडी जिसका मास m है उसे a से c तक लाना है। एक बार डायरेक्ट a से c लाएंगे, दूसरी बार a से b और फिर b से c। आई बात समझ में? तो देखो कैसे हमें निकालना है वर्क डन बाय वेट, वेट का वर्क डन निकालना है। तो फॉर ए टू सी, डायरेक्ट फॉर ए टू सी, ए टू सी वर्क डन क्या होगा? ए टू सी, तो वेट mg नीचे लग रहा है तुम्हारा और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो ये डायरेक्ट वर्क डन हो जाएगा mg इंटू h। फिर हम निकालेंगे फॉर ए टू बी, ए टू बी, तो ए टू बी निकालोगे तो कैसे निकालोगे? mg का कंपोनेंट लोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो न्यूटन्स लॉ में बताया मैंने mg साइन थीटा होता है इनटू डिस्प्लेसमेंट s, और साइन थीटा का वैल्यू पुट करोगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इनटू s, s s कट गया, ये हो गया mgh। अब निकालोगे b से c, फॉर b टू c, तो b से c के लिए तुम्हारा देखो mg जो है तुम्हारा वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ए से बी और बी से सी के लिए टोटल वर्क डन कितना हो गया? mgh प्लस 0, mgh हुआ ये। अब यहां पे समझो, इधर हमने बॉडी को ए से सी पे डायरेक्ट ले गए, दूसरे केस में ए से बी ले गए, बी से सी ले गए, दोनों ही केस में वर्क डन जो है सेम रहा। इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी को हम ए से सी किसी भी तरीके से लेके आए, mg का जो वर्क डन है हमेशा सेम ही होगा। तो जब फोर्स का वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, किस पाथ से जा रहा है इस पे डिपेंड ना करे। तो जैसे यहां पे बॉडी को ए से सी तक ला रहे हैं, तो किस पाथ से जा रहा हो ए से सी इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, हर केस में वर्क डन mgh ही होगा। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और जब वर्क डन पाथ पे डिपेंड करे, डिफरेंट पाथ के लिए अलग अलग वर्क डन हो जाए, तो उस केस में उसे बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या समझ में आया डेफिनेशन? डेफिनेशन समझ में आया क्या मैंने बोला? कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स है? जिस फोर्स का वर्क डन
पाथ पर डिपेंड ना करे, सिर्फ डिपेंड करे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है, दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। और जिस फोर्स का वर्क डन पाथ पर डिपेंड करे दैट इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव। तो हम यहाँ पे डिफिनेशन लिख ले। When work done by force depend on path, do not depend on, do not depend, do not depend on path, then it is called conservative force. Example, gravitational force, a spring force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स +2 में जाओगे तो सब फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट ही आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हो गया कंजर्वेटिव। और नॉन कंजर्वेटिव में when work done by force depend on path, by force depend on path, it is called non-conservative force. Example, normal force, friction force, टेंशन फोर्स, जब फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड ना करे कंजर्वेटिव, और पाथ पे डिपेंड करे नॉन कंजर्वेटिव। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी तभी डिफाइन है जब बॉडी पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा हो। यदि बॉडी पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है। इसलिए हमें समझना जरूरी है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। अब इस पे देखो एक प्रॉब्लम करें। एक बॉडी को हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव कर रहे हैं, बॉडी सेम है, और जो वर्क डन क्या होगा कंजर्वेटिव फोर्स का वो गिवन है। इस डायग्राम का मतलब है कि बॉडी को ए से बी ले गए तो कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन किया 100 जूल, बी से सी ले गए तो कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन किया 40 जूल, डी से बी ले गए तो कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन किया 70 जूल। गिवन क्या है, वर्क डन
बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स in moving a body between different position is shown in figure. Find work done in moving body. Question number A. From B to A. A से B के लिए वर्क डन गिवन है 100 जूल. तुम्हें फाइंड करना है B टू A. B से A के लिए फाइंड करना है. A से B के लिए गिवन है, B से A के लिए फाइंड करना है. क्वेश्चन समझ में आ गया क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है? Yes, sir. तो देखो कैसे बनाएंगे इसे हम. यहां पे समझोगे जरा. बॉडी को मैं A से B ले गया, उसके बाद मैं B से वापस A पे ले आया. इसका मतलब मैंने बॉडी को A से A ले गया, यही हुआ मतलब. और A से A ले गया मतलब डिस्प्लेसमेंट 0. और ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि किस पाथ से ले गए. तो A से A ले गए मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है. तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0. A से B के लिए गिवन है 100. हमारा आंसर आ गया. B से A के लिए क्या आंसर आ गया? -100 जूल. तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे -100 जूल. ठीक है. नेक्स्ट तुम्हें फाइंड करना है A से C के लिए. फ्रॉम A टू C. A टू C के लिए बताओ क्या होगा वर्क. A टू C. क्वेश्चन नंबर B. फ्रॉम A टू C. इस डायग्राम को देखो. A से B C तुम्हें ले जाना है बॉडी को. तो बॉडी को A से B ले जाओ और B से C ले जाओ. तो A से B के लिए गिवन है 100 और B से C के लिए भी गिवन है 40. तो टोटल कितना हो गया? 140 हो गया ना. Yes, sir. तो ये हमारा डायरेक्ट मिल जाएगा. हमें फाइंड करना था A से C. तो हमने A से B ले गए और B से C ले गए. ये हो गया 100 प्लस 40, 142. फिर नेक्स्ट तुम्हारा है A से D. A से D के लिए बताओ क्या होगा. ये हमने निकाल लिया 140. A से D के लिए क्या होगा? 170. A से B के लिए 100 है, लेकिन B से D के लिए 100 नहीं है, वो D से B के लिए है. तो B से D के लिए क्या -70 हो जाएगा? Yes, sir. तो A से B 100 और B से D -70. तो टोटल कितना हो गया? बताओ क्या हो जाएगा. 100 और -70 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 32. यदि क्वेश्चन हो तुम्हारा C टू D, C टू D, तो क्या होगा?
तो सी से पहले लेके आओ बी ए पे। तो ए से सी के लिए है 140, तो सी से ए के लिए क्या हो जाएगा -140, और ए से डी के लिए 30, तो ऐड करोगे तो हो जाएगा -110 जूल। क्या हो जाएगा ये? Yes, sir. तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो आज मैंने तुम्हें दो टॉपिक बताए। एक है तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जहां पे दूसरा थ्योरम काम नहीं करेगा, इस सब जगह काम करता है। और दूसरा मैंने बताया कि नेक्स्ट हमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। उसके लिए हमें समझना जरूरी है कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बॉडी का होता है, लेकिन तभी होता है जब उस पर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा हो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता। और डिफिनेशन क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो जैसे मैंने तुम्हें यहाँ एग्जांपल पे बताया था कि जो वेट है, ग्रेविटेशनल फोर्स वेट mg, तो ए से सी तुम किसी भी पाथ से बॉडी को ले जाओ, किसी भी तरीके से ले जाओ, वर्क डन हमेशा सेम होगा। उस फोर्स को बोलेंगे कंजर्वेटिव। और फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स के केस में एक जगह से एक से ए से बी तुम्हें ले जाना है, यदि अलग अलग पाथ से ले जाओगे तो अलग अलग पाथ में वर्क डन अलग अलग हो जाएगा। ओके, Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, Yes, sir. ओके।